Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will take up another unit, that is chemical bonding and molecular structure. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड किस चीज का नाम? व्हाट इज ए chemical bond? The chemical bond is the attractive forces which holds various constituents together in different chemical species is called a chemical bond. Attractive forces. Attractive forces which holds various constituents together in a chemical species is known as chemical bond. इसको हम chemical bond कहते हैं. यानी ये अट्रैक्टिव फोर्स है. केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है. ये रस्सी की तरह नहीं है, बल्कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है. ये एक फोर्स का नाम है. तो अगर हम यहाँ पर देखें H प्लस, यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाएंगे. इस ग्राफ में यहाँ इस साइड हम एनर्जी लेते हैं, तो इस साइड हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस. तो ये जो केमिकल बॉन्ड है ये कैसे बनता है? दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान अगर हमें दिखाना हो कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, तो हम लेते हैं टू हाइड्रोजन विच आर इन्फिनिटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. ये एक दूसरे के बहुत दूर है. जब ये एक दूसरे के बिल्कुल दूर है, तो ये जब पास आना शुरू करते हैं एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एनर्जी व्हेन दे आर अपार्ट. जब ये थोड़ा सा करीब आना शुरू हो जाते हैं, तो इनकी जो एनर्जी है ये घटने लगती है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करते हैं. जब ये नज़दीक आते हैं एक दूसरे के, तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं और इनकी रिजल्टेंट एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है till it reaches there. जब ये यहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ इनकी एनर्जी जो है वो सबसे कम है. यानी इस जगह पर ये हाइड्रोजन एटम जो है इट इज स्टेबल. ये इस जगह पर स्टेबल होता है. ये है 0.7974 एंगस्ट्रॉम. यानी जब ये दो एटम्स 0.74 एंगस्ट्रॉम आपस में दूर होते हैं, तो उस टाइम इनकी जो एनर्जी है, जो इस सिस्टम की एनर्जी, वो सबसे कम है, रिजल्टिंग इन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस डिस्टेंस पर स्टेबल हो जाता है. तो ये जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक रिलीज हो जाती है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी रिलीज हो जाती है, इट इज़ 436 किलो जूल पर मोल. 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है ये रिलीज हो जाती है. उसके बाद ये एनर्जी फिर मतलब इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू रिपल्शन. तो ये कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ये जो बॉन्ड बनने शुरू हो जाता है, तो पहले ये मतलब एक दूसरे के अपार्ट हो, मतलब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं ये एटम्स दो. जब इनको बॉन्ड बनाना होता है, तो ये करीब थोड़ा करीब आते हैं. तो करीब आने के साथ साथ इनकी जो एनर्जी है वो ये एनर्जी रिलीज कर जाते हैं. तो जब ये मतलब उस डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं जब इनकी एनर्जी सबसे मिनिमम हुई, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी जब ये रिलीज़ करते हैं, तो उस एनर्जी पर ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और ये स्टेबल हो जाते हैं.
और ये हो जाते हैं स्टेबल। तो इस चैप्टर को जहाँ तक इस चैप्टर का सवाल है, यहाँ हमें कुछ बर्निंग क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं जिनको हमें मतलब जानना ज़रूरी है। ये हम उस वक़्त इनका आंसर जान पाएंगे जब हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे। यानी पहला बर्निंग क्वेश्चन है व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स क्यों कंबाइन हो जाते हैं, क्या बात है कि एटम्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मतलब इस चैप्टर में हम मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वाई आर ओनली सर्टन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, सिर्फ चंद ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल क्यों है, यानी HCl ही क्यों बनता है, H2Cl या HCl2 ये दो क्यों नहीं बनते, यही एक ही क्यों बनता है, ये भी एक बर्निंग क्वेश्चन है। तो नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है व्हाई डू सम एटम्स कंबाइन व्हाइल सर्टेन अदर्स डू नॉट, मतलब ओनली क्यों सिर्फ सिलेक्टेड एटम्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं तो बाकी एटम्स कंबाइन नहीं हो जाते हैं। या नंबर फोर्थ क्वेश्चन जो हमें यहाँ इस चैप्टर में जिसका हमें जवाब मिलेगा, द नंबर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पोजेस डेफिनिट शेप, मॉलिक्यूल्स में डेफिनिट शेप क्यों होती है। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है हमारे पास CH4, CH4 एक मॉलिक्यूल है, उसकी एक डेफिनिट शेप है दैट इज टेट्राहेड्रल CH4 लाइक दिस। दिस इज द टेट्राहेड्रल, इसकी शेप ऐसे क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब भी हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया। तो केमिकल बॉन्ड्स जो है बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं, यानी प्राइमरी बॉन्ड विच इज इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो एटम्स के दरमियान बनता है, एंड सेकेंडरी बॉन्ड इज इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनता है। तो प्राइमरी बॉन्ड इज फॉर द ये तीन तरह बनता है ये प्राइमरी बॉन्ड, दैट्स आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। तो इस सेकेंडरी बॉन्ड का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें डाइपोल बॉन्ड्स आ जाते हैं, हमारे डाइपोल बॉन्ड्स जो है वो इसमें आते हैं, डाइपोल बॉन्ड्स। तो हमें इनकी तरफ यहाँ पढ़ना है, इन बॉन्ड्स के मुताबिक। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो केमिकल बॉन्ड्स जो है ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बन सकता है केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल NaCl, दिस इज मेटल नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं दैट इज मेटल नॉन मेटल केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल NaCl में Na मेटल है एंड Cl इज नॉन मेटल, यहाँ KCl में K मेटल है एंड Cl इज नॉन मेटल। नंबर सेकंड इज व्हेन नॉन मेटल कंबाइंस विद नॉन मेटल, तो दिस इज कोवलेंट इन नेचर, ये हमेशा कोवलेंट होता है। दिस इज आयोनिक इन नेचर, ये हमेशा आयोनिक होता है। दिस इज कोवलेंट व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल H2Cl2O2, ये तीनों जो है ये नॉन मेटल से, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल कंबाइन हो जाते हैं तो ये बॉन्ड बनाते हैं केमिकल बॉन्ड, दैट इज कोवलेंट इन नेचर। एंड द मेटल व्हेन मेटल कंबाइन विथ मेटल, फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ मिलकर बॉन्ड बना सकता है, कॉपर के साथ मिलकर बॉन्ड बना सकता है, दैट कम्स इन आवर थर्ड कैटेगरी, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड्स, ये बनाते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स। तो अब हमने क्या याद रखा, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद नॉन मेटल दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, व्हेन मेटल कंबाइन विद मेटल दे फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स।
Now, what is ionic or electrovalent bond? The electrostatic force of attraction between positive and negative ions is called ionic or electrovalent bond. यानी ये एक force of attraction है, electrostatic force of attraction ये है between positive and negative ions. For example, अगर A और B के दरमियान, this is A, this is B, अगर इस A और B के दरमियान electrovalent bond form हुआ है, तो we know that force of attraction is proportional to q1 q2 and it is inversely proportional to 1 by r square. यहाँ से हमें पता चलता है कि जब इन पे चार्ज, जब इन कैटायंस और एनायंस पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और जितनी इन दो आयन्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही हमारा जो इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होगी और उतना ही हमारा इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड जो है वो वीक होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल Na जो है, Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वी नो 2 8 and 1, इसका लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रेफर करता है इस इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो ये देता है Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। Cl के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 and 7 है। this Cl gains this electron which is lost by sodium, तो ये देता है Cl नेगेटिव। फिर ये दो आयन्स आपस में एक फोर्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड दिस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। We will see what are the conditions for the formation of ionic compounds or ionic bonds. Now, the first condition is large electronegativity difference. Large electronegativity difference, यानी जिन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा हो उन एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी वो ज़्यादा होगी उतना ही आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। It has been experimentally verified that the electronegativity difference, जो मेटल और नॉन मेटल, for X is the electronegativity, this is electronegativity of metal minus electronegativity of non metal, it should be greater than 1.7। यानी अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ग्रेटर देन 1.7 होगी तभी आयनिक बॉन्ड बन सकता है। नेचुरली आयनिक बॉन्ड जो फर्स्ट ए और सेवंथ ए यानी हेलोजेंस और अल्कली मेटल्स के दरमियान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बन सकता है। दिस इज फर्स्ट ग्रुप lithium, we have sodium, we have potassium and we have rubidium। तो यहाँ पर हम ग्रुप सेवंथ में फ्लोरीन, क्लोरीन, we have bromine, we have iodine। तो इनके दरमियान जो आयनिक बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है बिकॉज देयर इज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। Condition is low ionization energy of electropositive elements। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना ही
हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो उतना ही स्ट्रांग बन सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, जितनी, हाँ, हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। दैट मीन्स दे प्रेफर टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स। तो उसके बाद आता है नंबर ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये भी प्रेफर करते हैं आयोनिक बॉन्ड। Condition is high electron affinity. Electron affinity of electronegative elements. जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, उतना ही हमारा आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। हायर द electron affinity of electronegative element, more stronger will be the ionic bond. Of course, group 7 यानी हेलोजन एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स दे प्रेफर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। lattice energy, the higher the lattice energy, the more stronger will be the ionic bond. What is the lattice energy? The lattice energy of a crystal is the energy evolved. Lattice energy of a crystal is the energy evolved when one mole of the crystal is formed from its gaseous ions. यानी ये वो एनर्जी है जब दो गैशियस आयन्स आपस में मिल जाएं, तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। यानी ये गैसियस एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम Na, ये गैशियस एटम है, प्लस Cl, दिस इज अगेन अ गैशियस एटम, दे फॉर्म NaCl क्रिस्टल, ये सॉलिड है। तो ये यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी ये गैशियस क्रिस्टल बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। हायर द लैटिस एनर्जी द मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द ionic compound. Characteristics of ionic compounds. Number first is melting and boiling points. The ionic compounds possess very high MP and BP. इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कंडक्टेंस when in solid form they are perfect insulators, यानी bad conductors of electricity.
in solid form they are perfect insulators, and they does not allow electricity to pass through. Insulators, insulators. While in molten or solution state, जब ये while in molten or solution state, they are good conductors of they are good conductors of they are good conductors of electricity. Ionic compounds are soluble in polar solvents. Ionic compounds are soluble in polar solvents में soluble होते हैं, where they are insoluble in non-polar solvents. For example, water में ये soluble, because water is polar. Water is polar in nature. That is why ionic compounds are soluble in polar solvents. So dear students, I think this is enough for today. We will meet tomorrow again, inshallah. Until then, have a nice time.